अराजकता का टूलकिट, कैसे पश्चिमी मीडिया जनरेशन जेड को विद्रोह का चेहरा बना रहा है। यह लेख रति अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया है। अराजकता को साहस और विरोध को लोकतंत्र का प्रतीक बनाकर पेश करने वाला पश्चिमी मीडिया अब युवाओं के विद्रोह को दिशा देने की कला में निपुण हो चुका है। पत्रकारिता के आवरण में यह मीडिया एकतरफा और भ्रामक कथानक गढ़कर अपने भूराजनीतिक हितों को आगे बढ़ा रहा है। मीडिया को अक्सर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन आज के वैश्वीकृत दौर में जहां कुछ ताकतवर देशों का दबदबा है, वहीं पश्चिमी एलीट मीडिया अब स्तंभ के बजाय विघटन का माध्यम बन गया है। लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा के नाम पर मुख्यधारा का पश्चिमी मीडिया मानो वैश्विक बादशाहत की भूमिका निभा रहा है। अपनी पक्षपाती और अधूरी रिपोर्टिंग के जरिए वह कभी सरकारों को कटघरे में खड़ा करता है, तो कभी आधे अधूरे या तोड़मरोड़े तथ्यों के सहारे समाजों में अस्थिरता फैलाता है। हकीकत यह है कि आज पश्चिमी मीडिया का बड़ा हिस्सा पत्रकारिता के नाम पर वैचारिक हस्तक्षेप और प्रोपेगंडा का माध्यम बन चुका है। वोक युग में मीडिया और पत्रकारिता अब केवल वैचारिक युद्ध के औजार बनकर रह गए हैं। पश्चिमी प्रेस का उपयोग ग्लोबल साउथ के देशों के विरुद्ध एक टूलकिट की तरह किया जा रहा है। यह वैचारिक खेल नया नहीं है, काफी समय से चलता आ रहा है। लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर ग्लोबल साउथ में अराजकता और हिंसा को सामाजिक आंदोलनों के रूप में गौरवान्वित किया जा रहा है। यह वही पुराना भूराजनीतिक खेल है। फर्क बस इतना है कि इस बार हथकंडे अधिक आक्रामक हैं, जबकि खिलाड़ी वही पुराने हैं। हाल ही में प्रकाशित बीबीसी का एक लेख, जिसमें भारत की जनरेशन जेड पर यह आरोप लगाया गया कि वे सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शनों से दूर रह रहे हैं, इस प्रवृत्ति की चरम सीमा को दर्शाता है। भारत और अन्य विकासशील देशों के आंदोलनों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हुए पश्चिमी मीडिया ने अपनी तथाकथित निष्पक्षता का आखिरी आवरण भी हटा दिया है। अब वह पूरी तरह मैदान में उतर चुका है, जहां खबरें और विचार इस तरह गढ़े जा रहे हैं मानो भारत जैसे देशों में हिंसा और अराजकता फैलने की संभावना ही उसकी सबसे वांछित खबर हो। बीबीसी का भारत की जनरेशन जेड को भड़काने का नया अभियान। बीबीसी लंबे समय से भारत और हिंदू समाज के खिलाफ पक्षपाती और नकारात्मक विमर्श फैलाने के लिए जाना जाता रहा है। स्टॉप हिंदूद्वेषा द्वारा प्रकाशित बहुत सी रिपोर्ट्स ने बीबीसी की रिपोर्टिंग में निहित प्रो इस्लामिक और भारत विरोधी व हिंदू विरोधी झुकाव का पर्दाफाश किया है। पश्चिम के कई हिंदू संगठनों ने भी समय समय पर बीबीसी की पत्रकारिता के इस हिंदू द्वेषी रवैये को लेकर कई बार सवाल उठाए हैं। खास तौर पर इनसाइट यूके ने बीबीसी के रिपोर्टिंग और कवरेज पैटर्न्स पर गहराई से शोध कर यह साबित किया है कि उसके कवरेज में यह हिंदू विरोधी पक्षपात बार बार झलकता है। लेकिन हाल ही में भारत की जनरेशन जेड को निशाना बनाते हुए बीबीसी ने जो लेख प्रकाशित किया, उससे उसने मानो अपने ही सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। जेन जेड राइजिंग, व्हाई यंग इंडियंस आरंट टेकिंग टू द स्ट्रीट्स, जेन जेड का उदय। आखिर युवा भारतीय सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे, शीर्षक वाला यह लेख परोक्ष रूप से यह संकेत देता है कि भारत के युवा सड़कों पर उतरने से इसलिए हिचकते हैं क्योंकि उन्हें देश विरोधी कहे जाने का भय है। अब सवाल यह उठता है कि इस लेख के लेखक आखिर इतने उत्सुक क्यों हैं कि भारत के युवा हर हाल में सड़कों पर उतरें? उनके अनुसार देश को भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि भारतीय युवा वर्ग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करे। बीबीसी का यह लेख पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि जो लोग यह मानते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ संवैधानिक और अहिंसक तरीकों से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना है, वे शायद किसी भ्रम में हैं। पूरा लेख औपनिवेशिक मानसिकता की पुरानी रूढ़ियों से भरा हुआ है। भले ही इसे लिखने वाले पत्रकारों के नाम भारतीय लगते हों, लेकिन इसकी दृष्टि उस पुराने उपनिवेशकालीन व्हाइट मैन्स बर्डन मानसिकता को उजागर करती है।
लेखकों और उनके माध्यम से बीबीसी को मानो पूरा विश्वास है कि भारत की जनरेशन जेड को अब सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना चाहिए। वे भारतीय युवाओं की तथाकथित निष्क्रियता की तुलना एशिया और अफ्रीका के अन्य देशों के युवाओं से करते हैं, जहां उनके अनुसार जमीनी स्तर पर बहुत कुछ हो रहा है। भारत की जनरेशन जेड के शांतिपूर्ण रवैये पर खेद जताते हुए लेख में कहा गया है, एशिया और अफ्रीका के दूसरे हिस्सों में जनरेशन जेड यानी जिनका जन्म 1997 और 2012 के बीच हुआ है, हाल के दिनों में बिल्कुल भी चुप नहीं रही है। अगर ईमानदारी से कहा जाए तो यह पूरा लेख हिंसक आंदोलनों को महिमा मंडित कर उन्हें प्रेरक दिखाने की एक बचकानी कोशिश प्रतीत होता है, मानो लेखक भारत की जनरेशन जेड को अस्थिरता की ओर धकेलना चाहते हों। लेख का स्वर साफ संकेत देता है कि इसका असली उद्देश्य भारत की लोकतांत्रिक संरचना को कमजोर करना, सरकार के प्रति असंतोष को भड़काना और देश को एक बनाना रिपब्लिक जैसे अराजक ढांचे की ओर ले जाना है। कुछ इक्का दुक्का बयानों के हवाले से यह दावा किया गया है कि भारतीय सरकार प्रदर्शनों पर नकेल कस रही है और इससे युवा भयभीत हैं, लेकिन इन दावों के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया गया है। कुल मिलाकर लेख का लहजा ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह भारत की सड़कों पर हिंसा और अफरा तफरी देखने की प्रतीक्षा कर रहा हो। अब जरा उल्टी स्थिति की कल्पना कीजिए, यदि कोई भारतीय मीडिया संगठन ब्रिटेन में जनरेशन जेड के प्रदर्शनों की कमी पर ऐसा ही भड़काऊ लेख लिखे, तो ऐसी स्थिति की कल्पना करना भी कठिन है। दुर्भाग्य से अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का एक बड़ा अभिजात वर्ग, जो पश्चिमी मीडिया संस्थानों का प्रमुख पाठक भी है, इन लेखों को पढ़ते समय अपने विवेक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण को किनारे रख देता है। यह अंग्रेजी शिक्षित तबका विदेशी मीडिया में भारत को लेकर लिखी हर बात को बिना सवाल उठाए सत्य मान लेता है, खासकर जब वह बात भारत के संदर्भ में नकारात्मक हो। यही कारण है कि इस वर्ग के लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि भारतीय मीडिया को भी पश्चिमी लोकतंत्रों की कार्यप्रणाली की उतनी ही आलोचनात्मक समीक्षा करने का अधिकार है। दक्षिण एशिया में जनरेशन जेड को भड़काने की डीप स्टेट स्क्रिप्ट दक्षिण एशिया लंबे समय से वैश्विक डीप स्टेट के निशाने पर रहा है। पाकिस्तान की आतंक मशीनरी से लेकर नेपाल और श्रीलंका की राजनीतिक अस्थिरता तक यह पूरा क्षेत्र भूराजनीतिक स्वार्थों का खेल का मैदान बन चुका है। बीबीसी, द गार्डियन, द वॉशिंगटन पोस्ट, द न्यूयॉर्क टाइम्स और डॉच वेल जैसे पश्चिमी मीडिया के वामोदारवादी संस्थान दक्षिण एशिया से जुड़ी घटनाओं की रिपोर्टिंग करते समय अक्सर सनसनी फैलाने और पक्षपातपूर्ण रुख अपनाने के लिए जाने जाते हैं। कभी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को सीमा पार संघर्ष के रूप में नरम बनाकर पेश किया जाता है, तो कभी कश्मीर मुद्दे को उछालकर भारत के उभरते प्रभाव को रोकने की कोशिश की जाती है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में बढ़ते इस्लामी कट्टरपंथ को नजरअंदाज करना और यूनुस शासन के दौरान हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा व अत्याचारों पर चुप्पी साध लेना, यह सब पश्चिमी मीडिया के दोहरे मानदंडों को साफ उजागर करता है। अब जब जनरेशन जेड नया नारा बन चुकी है और बांग्लादेश से लेकर नेपाल तक इसका उपयोग सत्ता परिवर्तन Consider, for instance, a few of the provocative headlines that marked the Western coverage of Nepal's Gen Z protests. Nepal's uprising was a generation in the making. The Washington Post, September 12, 2025. Gens protests differently. This skull flag is one example. The Washington Post, September 17, 2025. Gen Z protests. Why are Asia's youth so angry? Deutsche Welle, October 14, 2025. The Gen Z uprising in Asia shows social media is a double-edged sword. BBC, September 24, 2025. No country for young people. Nepal's Gen Z sees little hope at home. The New York Times, October 24, 2025. The contagious Gen Z uprisings. The New York Times, October 19, 2025. The pattern is eerily familiar.
The style of writing can best be described as a blend of moral posturing and exoticized storytelling aimed at Western audiences. Some of these reports lament corruption and unemployment, waxing eloquent about Nepal's social, economic, and political challenges, while glorifying the so-called Gen Z movement. Others go a step further, subtly suggesting that Nepal should serve as a model for the rest of Asia, where young people are encouraged to emulate Nepal's Gen Z activism. A Deutsche Welle article proclaims, young people across South and Southeast Asia have grown up online, frustrated and impatient with their leaders. As jobs dry up and inequality widens, their protests are shaking even the most entrenched political systems. Meanwhile, the New York Times appears almost breathless in its enthusiasm for the role of social media in fueling protest movements across the world, from the Philippines and Indonesia to Peru and Kenya. Sensational coverage of protests in non-Western countries. The Western media has a long history of covertly glorifying protests in non-Western countries. Its coverage often relies on biased, selective, and distorted reporting, presenting only one side of the story and framing these movements in moral and ethical terms, depicting protesters as defenders of democracy and human rights. In India, this pattern has been evident in the portrayal of the anti-CAA protests, which were framed through the lens of Islamophobia. A law designed to offer citizenship to persecuted minorities from Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh was instead painted as a Hindu majoritarian conspiracy engineered by the Modi government. Likewise, the BBC 24 सितंबर 2025 एशिया में ज़ेन जेड विद्रोह बताता है, सोशल मीडिया दोधारी तलवार है, no country for young people. Nepal's Gen Z sees little hope at home. The New York Times 24 अक्टूबर 2025 युवाओं के लिए नहीं बचा कोई देश, नेपाल की ज़ेन जेड को अपने घर में भी उम्मीद कम दिखती है. The Contagious Gen Z Uprisings, The New York Times 19 अक्टूबर 2025 इन सुर्खियों का पैटर्न बेहद परिचित लगता है, नैतिकता का चोला ओढ़े विदेशी पाठकों के लिए तैयार की गई एक एग्जॉटिक कहानी. कुछ रिपोर्टों में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का जिक्र तो है, लेकिन असली मकसद नेपाल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों पर प्रकाश डालने. Western media's disproportionate focus on the 2020 to 2021 farmers' protests was far from neutral. A movement in which the authorities showed remarkable restraint was exaggeratedly cast as an episode of state repression and human rights violations, relying on half-truths and ideologically slanted narratives that resembled activism more than journalism. In Madagascar, the Western media recently cheered a Gen Z movement that led to a military takeover of the nation. A recent piece by the Japan Times aptly captures the propensity of the Western media to fuel anarchic protests in non-Western countries. Western media have perfected a seductive but dangerous narrative, the romanticized tale of youth-led revolutions toppling supposedly repressive, graft-ridden governments abroad. In just the past month, coverage of political unrest in Madagascar, Nepal, Indonesia, and the Philippines has followed the same script. The ouster of Sheikh Hasina in Bangladesh in 2024 was packaged as a heroic liberation, only for Islamist repression and chaos to follow. Strong reactions to BBC's Gen Z narrative. The BBC article, effectively a clarion call urging India's Gen Z to draw inspiration from recent events in neighboring Nepal and take to the streets, has sparked sharp criticism across Indian media and civil society. Writer and economist Sanjeev Sanyal strongly condemned the publication's oversight. In an unambiguous response, he criticized the BBC's barely concealed attempt to incite civil unrest and sow anarchy in India. Britain's state-owned media wonders why there are not enough political protests by the youth in India. What exactly do they want to see? Leading Indian news channels, including CNN, News 18, and national broadcaster DD India, have run panel discussions and news analyses on the BBC's Gen Z article, questioning its intent in wishing for social and political anarchy in a sovereign nation. CNN News 18 panel discussion titled, Gen Z Rising or BBC Itching for Riots? Disconnect or Anti-Bharat Agenda,
raises the issue of the BBC outrightly abandoning media and journalism ethics and indulging in anti-India politics. An opinion piece published by First Post aptly argues how the BBC write-up penned down by Satiq Biswas and Antriksha Pathania distorts India's Gen Z sentiments and mindsets to create a vicious anti-India narrative. The BBC piece strings together selective anecdotes, protests, online polarization, farmer movements, caste unrest, and implies that these add up to an approaching revolution. Yet in every thriving democracy, public contestation is not collapse. It's participation. What stands out most from the BBC's Gen Z piece is that Western media coverage of India has grown increasingly desperate. मुक्ति के रूप में पेश किया गया, जबकि उसके बाद वहां इस्लामिस्ट कट्टरता और अव्यवस्था का दौर शुरू हो गया। बीबीसी के जनरेशन जेड नैरेटिव पर तीखी प्रतिक्रियाएं। बीबीसी का हालिया लेख, जो भारत की जनरेशन जेड से नेपाल जैसी युवा क्रांतियों से प्रेरणा लेकर सड़कों पर उतरने की अप्रत्यक्ष अपील करता है, भारतीय मीडिया और नागरिक समाज में तीखी आलोचना का पात्र बना। लेखक और अर्थशास्त्री संजीव सान्याल ने बीबीसी की इस चूक को सख्त शब्दों में लताड़ा। अपने बयान में उन्होंने साफ कहा, ब्रिटेन का सरकारी मीडिया यह सोचता है कि भारत के युवा राजनीतिक आंदोलनों में क्यों नहीं उतरते। तो सवाल है, वे भारत में क्या देखना चाहते हैं? अराजकता? भारत के प्रमुख टीवी चैनल जैसे CNN न्यूज 18 और डीडी इंडिया ने भी बीबीसी के इस लेख पर न्यूज विश्लेषण और पैनल डिस्कशन के कार्यक्रम चलाए। CNN न्यूज 18 की एक बहस, जेन जेड राइजिंग और बीबीसी इचिंग फॉर राइट्स, डिस्कनेक्ट और एंटी भारत एजेंडा, जेन जेड का उदय या दंगे भड़काने को लेकर बीबीसी की उत्कंठा, डिस्कनेक्ट या भारत विरोधी एजेंडा में यह सवाल उठाया गया कि क्या बीबीसी अब पत्रकारिता की सीमाएं लांघकर भारत विरोधी राजनीति का मंच बन गया है। फर्स्ट पोस्ट में प्रकाशित एक विचार लेख ने भी सौतिक बिस्वास और अंतरिक्षा पठानिया द्वारा लिखी गई बीबीसी की इस रिपोर्ट की मंशा पर सवाल उठाया और यह मुद्दा उठाया कि किस तरह से यह लेख भारत की जनरेशन जेड के विचारों और भावनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश कर एक खतरनाक भारत विरोधी विमर्श करता है। बीबीसी का लेख चुनिंदा उदाहरणों, विरोध प्रदर्शनों, ऑनलाइन ध्रुवीकरण, किसान आंदोलनों और जातिगत तनावों को जोड़कर यह आभास देता है कि भारत में कोई क्रांति आने वाली है, जबकि किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में मतभेद या असहमति का अर्थ पतन नहीं होता, वह लोकतांत्रिक भागीदारी का ही हिस्सा है। बीबीसी के जनरेशन जेड लेख से जो सबसे स्पष्ट रूप से उभर कर आता है, वह यह है कि पश्चिमी मीडिया भारत की नकारात्मक छवि गढ़ने और देश में अस्थिरता भड़काने को लेकर दिन ब दिन अत्यातुर होता जा रहा है। जहां पश्चिमी प्रेस पहले भारत में होने वाले विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों को मिर्च मसाले के साथ पेश कर सनसनी फैलाती थी, वहीं यह आज उससे कई कदम आगे बढ़ हिंसा और अस्थिरता को सामान्य और अपेक्षित स्थिति की तरह पेश करने लगी है। कभी प्रदर्शनों का महिमा मंडन, तो कभी अराजकता का सामान्यीकरण। पश्चिमी मीडिया का एजेंडा मानो यही बन गया है कि भारत को हमेशा टूटने की कगार पर खड़े हुए देश के रूप में प्रस्तुत किया जाए। हाल के लद्दाख आंदोलन की कवरेज इसका ताज़ा उदाहरण है, जहां सितंबर में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत हिरासत में लिया गया। पश्चिमी मीडिया में अब लद्दाख प्रोटेस्ट टूलकिट को चुपचाप भारत के अलग अलग हिस्सों में जनरेशन जेड आंदोलनों के मॉडल के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। इंडिया डिटेन्स पॉपुलर लीडर ऑफ प्रोटेस्ट मूवमेंट, भारत ने प्रोटेस्ट आंदोलन के लोकप्रिय लीडर को हिरासत में लिया, द न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन कहती है। लेख में यह संकेत दिया गया है कि वांगचुक की गिरफ्तारी मोदी सरकार की उस व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत वह अपने अधिकार को चुनौती देने वालों पर कार्रवाई करती है और इस सूची में शिक्षाविद, मीडिया संस्थान, धार्मिक अल्पसंख्यक और सरकार की नीतियों से असहमत कार्यकर्ता शामिल हैं।
बीबीसी के जनरेशन जेड लेख में भी यही स्वर झलकता है। भारत में असंतोष की हल्की चिंगारियां दिखने लगी हैं। सितंबर में विवादित हिमालय क्षेत्र लद्दाख में राज्य के दर्जे की मांग को लेकर हुए हिंसक टकरावों ने कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को यह कहने पर मजबूर किया कि यह जनरेशन जेड की बेचैनी और लंबे समय से दबे गुस्से का संकेत है। यह पूर्णतया स्पष्ट है कि पश्चिमी मीडिया अब पत्रकारिता की निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता का दिखावा भी छोड़ चुका है। बीबीसी का यह हालिया लेख, जो भारत की जनरेशन जेड को सड़कों पर उतरने के लिए उकसाता प्रतीत होता है, देश के आंतरिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप माना जा सकता है और इसे सत्ता परिवर्तन की अप्रत्यक्ष कोशिश के रूप में भी देखा जा सकता है। पश्चिमी मीडिया की दोहरी नीति का पर्दाफाश। न्यूज कवरेज को लेकर पश्चिमी मीडिया का रवैया इस बात पर निर्भर करता है कि विरोध प्रदर्शन कहाँ हो रहे हैं, पश्चिम में या गैर पश्चिमी देशों में। यही उसका सबसे बड़ा विरोधाभास है। जब सरकार के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शन पश्चिमी देशों में भड़कते हैं, तो मीडिया का लहजा अचानक संयमित और नपा-तुला हो जाता है। वह प्रदर्शनकारियों को नायक नहीं बल्कि उपद्रवी या व्यवधान पैदा करने वालों के रूप में चित्रित करता है। पुलिस की सख्ती को वह कानून व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत बताकर जायज ठहराता है। लेकिन यही मीडिया जब किसी गैर पश्चिमी देश, विशेषकर भारत में होने वाले किसी विरोध प्रदर्शन की रिपोर्टिंग करता है, तो वही घटनाएं अचानक राज्य प्रायोजित दमन और मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में चित्रित की जाने लगती हैं। जनवरी 2024 में फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी और रोमानिया जैसे कई यूरोपीय देशों में किसानों के बड़े आंदोलन हुए। इन आंदोलनों को लेकर की गई पश्चिमी मीडिया कवरेज या तो सरकार समर्थक थी या अपेक्षाकृत तटस्थ। पश्चिमी प्रेस की यह कवरेज उस तीखे नैरेटिव के बिल्कुल उलट थी जो उसने भारत के 2020 से 2021 किसान आंदोलन के संदर्भ में रचा था। किसान आंदोलन के संदर्भ में भारतीय सरकार को निरंकुश और तानाशाह करार दिया गया और भीड़ नियंत्रण या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए उठाए गए सामान्य प्रशासनिक कदमों को दमनकारी कार्रवाई घोषित कर दिया गया। इसी तरह मार्च 2023 में जब ब्रिटेन में राजा चार्ल्स के राज्याभिषेक के दौरान पुलिस ने 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया, तब पश्चिमी मीडिया में राज्य दमन या लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन को लेकर कोई नैतिक हायतौबा नहीं मची। इन गिरफ्तारियों को बस एक सामान्य खबर की तरह पेश किया गया, जैसे यह स्वाभाविक हो कि राजकीय आयोजन में अव्यवस्था रोकना प्रदर्शन के अधिकार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके उलट जब भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल जैसे गैर पश्चिमी देशों में हिंसक या अराजक विरोधांदोलन भड़कते हैं, तो वही मीडिया उन्हें जनक्रांति और लोकतंत्र की रक्षा के रूप में पेश करता है। पश्चिम में वही दृश्य अराजकता कहलाते हैं, लेकिन एशिया या अफ्रीका में वे स्वतंत्रता की पुकार बन जाते हैं। यह स्पष्ट दोगलापन केवल खबरों का नहीं, बल्कि नजरिए का भी है, एक ऐसा नजरिया जो अब भी औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त है। बस औजार बदल गए हैं। पहले यह वर्चस्व सेनाओं और साम्राज्यों के जरिए कायम किया जाता था, अब यह नैरेटिव और कहानियों के जरिए फैलाया जाता है। 21वीं सदी में उपनिवेशवाद की नई भाषा यही है, विचारों और विमर्श के जरिए। औपनिवेशिक नियंत्रण समापन पश्चिम केंद्रित वामोदारवादी तंत्र तब तक गैर पश्चिमी दुनिया के खिलाफ अत्याचार साहित्य, अट्रॉसिटी लिटरेचर रचता रहेगा, जब तक उसका पाठकवर्ग इन प्रकाशनों को आदर्श मानना बंद नहीं करता और उनकी पक्षपातपूर्ण मानसिकता को खुलकर चुनौती नहीं देता। इस समस्या को और भी ज्यादा जटिल बनाती है तथाकथित ब्राउन सिपाही मानसिकता, वह प्रवृत्ति जिसके तहत पश्चिमी शासन के अधीन रहे देशों के अंग्रेजी भाषी एलीट वर्ग की एक धारा, खासकर भारत में, स्वयं ही भारत विरोधी और हिंदू विरोधी आख्यानों को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाती है।
पश्चिमी मीडिया अपने इन विकृत चित्रणों को तभी छोड़ेगा जब ऐसे कंटेंट की मांग घटेगी। और यह तभी संभव है जब ग्लोबल साउथ अपने सामूहिक मानस को औपनिवेशिक प्रभावों से मुक्त करने और अपने कथानकों पर अपना स्वामित्व पुनः स्थापित करने का ठोस, निरंतर और आत्मविश्वासी प्रयास करे।